हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पुष्पम एजुकेशन में। कैसे हैं आप सभी? आशा होगा कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने कंपटीशन वाले तैयारी को निरंतर जारी रखे हुए होंगे। तो चलिए, हम आज की कक्षा में एक महत्वपूर्ण अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम कारक के बारे में चर्चा कर रहे थे और आज की जो हमारी कक्षा है वह कारक के विषय में तीसरी कक्षा है। पूर्व दो कक्षाओं में आप लोगों को कारक के बारे में सारी महत्वपूर्ण जानकारी दे दी गई है। कल की कक्षा में हम लोगों ने पूरे कारक में जितने भी कारक हैं और उनकी विभक्त चिन्ह क्या क्या है इसके बारे में चर्चा हम लोगों ने किया। और परीक्षाओं की दृष्टि से एक टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण बच रहा था, जिसको आज की कक्षा में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लास शुरू करने से पूर्व आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, उसे शेयर करिए और कमेंट भी अवश्य करिए। हमारी कक्षा कैसी लग रही है इसके बारे में भी आप लोग फीडबैक अवश्य दीजिए। तो चलिए हम आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। आज की कक्षा में हम क्या पढ़ेंगे? कर्म कारक तथा संप्रदान कारक के बीच अंतर। कर्म कारक तथा संप्रदान कारक में अंतर। बहुत जगह यह कन्फ्यूजन बना रहता है, क्योंकि जो कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह होता है वो को होता है और संप्रदान कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो भी को होता है और के लिए होता है। तो इन दोनों कारकों में एक कन्फ्यूजन बना रहता है। तो इसी कन्फ्यूजन को हम लोग आज दूर करेंगे और इन दोनों के बीच अंतर क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आशा है कि आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और कमेंट अवश्य करेंगे। तो हम देखते हैं कि इसके बारे में क्या दिया है कि दोनों कारकों अर्थात कर्म कारक और संप्रदान कारक, दोनों कारकों में क परसर्ग का प्रयोग होता है। जो दोनों कारक हैं, जैसा कि मैं अभी बताया हूं, और जो छात्र कल की वीडियो देखे होंगे उन्हें विभक्ति चिन्ह के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से पता होगा। तो इसमें कह रहा है कि दोनों कारकों में को परसर्ग का प्रयोग होता है। संप्रदान कारक में देने का भाव मुख्य होता है। जो संप्रदान कारक होता है, कल हम लोग संप्रदान कारक के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें क्या बताया गया कि कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है अर्थात अथवा उसे कुछ देता है, वहाँ पे क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। तो नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। संप्रदान कारक की परिभाषा एक बार आप लोग अपनी स्मृतियों में ला लेंगे कि कर्ता जिसके लिए कोई कार्य करता है अथवा उसे कुछ देता है, वहाँ पे क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। और वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि संप्रदान कारक में देने का भाव मुख्य होता है। जबकि अब यहाँ कर्म कारक के बारे में कह रहा है, जबकि कर्म कारक में क्रिया के प्रभाव का भाव होता है। कर्म कारक में क्या होता है कि जो क्रिया के व्यापार का फल होता है वह कर्ता पर पड़ता है। अब इन दोनों के बीच आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि संप्रदान कारक में जब कर्ता किसी के लिए कोई कार्य करता है अथवा उसे कुछ देता है, तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे संप्रदान कारक होगा। और यदि जब क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर या सर्वनाम पर पड़ता है, तो वहाँ पे क्या होता है? कर्म कारक होता है। इन दोनों के बीच यही डिफरेंस है। उदाहरण हम देखेंगे, उदाहरण से बहुत सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। यहाँ पे दिया है गोपाल ने राधा को बुलाया, और दूसरा दिया है कि गोपाल ने राधा को खिलौना दिया। अब यहाँ पे देखेंगे तो दो जगह, यहाँ भी को और यहाँ भी को, इन दोनों में को परसर्ग आया है, यानी को विभक्त चिन्ह आया है। तो अब हम लोगों ने पढ़ा था कि कर्ता ने कर्म को करण से, यानी कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए।
तो दोनों में कर्म कारक में और संप्रदान कारक दोनों में जो एक कॉमन है वो है को, कि इन दोनों में को परसर्ग का प्रयोग होता है। तो अभी हम लोगों ने परिभाषा देखा है कि जब क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े तो वहाँ पे कर्म कारक, और जब कोई कर्ता या सर्वनाम या संज्ञा किसी को कुछ देता है या किसी के लिए कोई कार्य करता है तो वहाँ पे संप्रदान कारक होता है। गोपाल ने राधा को बुलाया, गोपाल यहाँ पे कर्ता हो जाएगा, राधा यहाँ पे कर्म हो जाएगी, और बुलाना यह क्या हो जाएगा, यह एक क्रिया हो जाएगा। तो इसके माने क्रिया के व्यापार का फल गोपाल यानी बुलाने का काम गोपाल कर रहा है। तो जब क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कर्म कारक होता है। अब दूसरा उदाहरण हम देखेंगे कि गोपाल ने राधा को खिलौना दिया। तो गोपाल यहाँ पे संज्ञा है और यह राधा को क्या कर रहा है, ये राधा को खिलौना दे रहा है। तो जब कर्ता या सर्वनाम या संज्ञा के द्वारा किसी के लिए कोई कार्य किया जाता है अथवा उसे कुछ दिया जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे संप्रदान कारक होता है। आशा है कि आप इन दोनों उदाहरणों को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। अगला आ रहा है, मोहन खाना खा रहा है और मोदी जी ने गरीबों को कंबल दान किया। तो मोहन खाना खा रहा है यानी खाना खाने का काम मोहन कर रहा है, तो मोहन कर्ता हो गया, खाना यह कर्म है और खा रहा क्रिया है। तो खाने का काम मोहन कर रहा है इसलिए क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ रहा है, तो यहाँ पे कर्म कारक होगा। और मोदी जी ने गरीबों को कंबल दान किया, तो मोदी जी ने गरीबों के लिए कंबल दिया, उनको कंबल दान किया। तो मोदी जी ने जो कंबल है उसको गरीबों के लिए दान किया, यानी मोदी जी जो हैं वह गरीबों को कंबल दे रहे हैं या दान कर रहे हैं। तो यहाँ पे संप्रदान कारक हो गया। तो यही एक इसमें अंतर है जो मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आए तो मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के वीडियो वाले कमेंट पे आप कमेंट करेंगे, तो या फिर आप कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं यदि कोई समस्या है। तो आप देखेंगे कि जब वीडियो स्टार्ट होती है या डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया जाता है, ताकि यदि आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है तो आप हमसे बात करके अपनी परेशानी का समाधान करवा सकते हैं। तो जो कर्म कारक और संप्रदान कारक के बीच का अंतर है वह आपको इस तथ्य से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आता है तो आप तुरंत कमेंट अवश्य करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार का एक कन्फ्यूजन करण कारक और अपादान कारक में भी होता है। इसी प्रकार का एक कन्फ्यूजन करण कारक और अपादान कारक में होता है। यानी जो करण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है, करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से होता है, और अपादान का भी क्या होता है, से होता है। यानी इन दोनों की विभक्ति चिन्ह से होता है। तो हम इसको कैसे अंतर करेंगे, यदि आपको परिभाषाएं याद है तब तो ठीक है, नहीं तो यदि आप उदाहरण में देखेंगे और विभक्ति चिन्ह के द्वारा करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। करण कारक क्या होता है इसके बारे में थोड़ा हम चर्चा करेंगे कि कर्ता जो होता है वह जिस साधन के द्वारा क्रिया करता है तो वहाँ पे करण कारक होता है। यानी जो कर्ता होता है वह जिस साधन के द्वारा क्रिया करता है तो वहाँ पे करण कारक होता है। अपादान कारक क्या होता है कि जब कोई वस्तु किसी से अलग होती है तो वहाँ पे अपादान कारक होता है। जैसे ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त, यानी कोई व्यक्ति था उसके ऊपर ऋण था तो उसने अपना ऋण दे दिया तो वह ऋण मुक्त हो गया, यानी वह कर्जा मुक्त हो गया। तो जो ऋण था वह उससे अलग हो गया तो यह अपादान कारक के अंतर्गत आ जाएगा। परिभाषा
या फिर इसके बारे में जो दिया है इसको हम देखते हैं। तो इसमें क्या दिया है, करण कारक तथा अपादान कारक दोनों की विभक्ति चिन्ह से है। अभी मैं बताया हूँ कि जो कर्ता कारक होता है और जो करण कारक होता है, इन दोनों की विभक्ति चिन्ह ए सेम टू सेम होती है, यानी से। और आपने देखा एक कर्म कारक था और संप्रदान कारक, इन दोनों की भी विभक्ति चिन्ह सेम थी। तो जहाँ पे दो एक समान चीज़ें रहें और उनका व्याख्या अलग अलग हो तो वह ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको हम देखेंगे कि करण कारक तथा अपादान कारक दोनों की विभक्ति चिन्ह से होता है, परंतु करण कारक में से किसी साधन से काम करने का सूचक होता है। अभी मैं आप लोगों को बताया हूँ कि करण कारक वह होता है, कर्ता जिस साधन के द्वारा क्रिया करता है तो वहाँ पे करण कारक होता है, जबकि अपादान कारक में से अलग होने का सूचक होता है। जबकि जो अपादान कारक है वह जब कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग होती है तो उसका सूचक होता है। तो यह इसी प्रकार होगा। उदाहरण हम देखते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं और दिया है कि मैं पेन से कहानी लिखता हूँ। यहाँ पे दिया है करण कारक, यहाँ पे दिया है अपादान कारक। तो ये तो आपकी कक्षा है इसलिए यहाँ पे आपको पता चल गया। यदि यही क्वेश्चन परीक्षाओं में दिया रहता तो यहाँ पे लिखा नहीं रहता कि यह अपादान कारक है और यह करण कारक है। ये तो मैं आप लोगों के समझने के लिए इतना लिख दिया हूँ कि आप लोग और अच्छे से समझ जाएं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो जब पेड़ से पत्ते गिरेंगे तो वह क्या हो जाएंगे, वह पेड़ से अलग हो जाएंगे। और जब पेड़ से पत्ते गिरते हैं और जब कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग होती है तो वहाँ पे अपादान कारक का प्रयोग होता है। मैं पेन से कहानी लिखता हूँ, तो मैं कहानी किससे लिखता हूँ, तो पेन से लिखता हूँ, यानी जो पेन है यह क्या है, यह साधन है। यह पेन जो है यह साधन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करण कारक, यानी जो कर्ता या सर्वनाम या संज्ञा जिस साधन के द्वारा कोई कार्य करता है, तो जो मैं है पेन के द्वारा कहानी लिखता हूँ, मैं पेन के द्वारा कहानी, तो कहानी लिखने का काम पेन के द्वारा किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, करण कारक होगा। इसी प्रकार कुछ और उदाहरण है उसको भी हम देख लेते हैं। मुकुल छत से गिर गया, तो मुकुल जब छत पे था तो दोनों एक साथ थे, लेकिन जब वो छत से गिर गया तो वह छत से अलग हो गया, इसलिए अपादान कारक हो जाएगा। अर्जुन ने कर्ण को बाण से मारा, तो अर्जुन ने कर्ण को मारा तो किससे मारा, तो बाण से मारा, यानी जो साधन है वह क्या है, बाण है। बाण से ही कर्ण को अर्जुन ने मारा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करण हो जाएगा। यानी कर्ता जिस साधन के द्वारा कोई कार्य करता है उसे करण कारक, और जब कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग होती है तो वहाँ पे अपादान कारक होता है। यही दो चीज़ें महत्वपूर्ण थी जो आज की कक्षा में हम लोगों ने डिस्कस किया। एक था करण कारक और अपादान कारक में अंतर, और दूसरा था कर्म कारक तथा संप्रदान कारक में अंतर, जिसको आप लोगों ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से सीखा है और समझा है। आशा है कि इसमें आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप बेफिक्र होकर के हमें कमेंट अवश्य करेंगे। फिर मिलते हैं हम अगली कक्षा में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट अवश्य करेंगे। फिर हम कल की कक्षा में एक नए अध्याय के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।